Students, Assalamu alaikum. Welcome to all of you. This is Fahad Shabir Bhatti, your physics MD CAT tutor. Students, आज हम डिस्कस करेंगे नया टॉपिक। आज हम बात करेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में। ये टॉपिक नंबर 12 है। अगर इसकी लर्निंग आउटकम्स की बात करेंगे ना हम, तो हमने देखा कि लर्निंग आउटकम्स MD CAT सिलेबस के मुताबिक ये कहा जाता है कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा से सिर्फ एटॉमिक स्पेक्ट्रा को और स्पेक्ट्रल सीरीज़ को हमने डील करना है। तो इसी वजह से फिर हम आज बात करेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रा, उसकी टाइप्स की, स्पेक्ट्रल सीरीज़ और उनकी टाइप्स की, और साथ ही हम बात करेंगे कि जब भी कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने किसी हायर शेल से ग्राउंड शेल की तरफ मूव करता है ट्रांजिशनल एनर्जी डिफरेंस की वजह से, तो फिर वेवलेंथ कितनी एमिट होती है, वेव नंबर क्या है, हम उनकी वैल्यूज़ कैसे कैलकुलेट करेंगे और एनर्जी का इस सब के साथ क्या रिलेशन है। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारा आज का लेक्चर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रा की। आज हम टॉपिक 12 को स्टार्ट करेंगे। अगर एटॉमिक स्पेक्ट्रा की बात कीजिए स्टूडेंट्स, तो ज़रा नोट कीजिएगा, नाम ये बता रहा है एटॉमिक का मतलब है एटम, स्पेक्ट्रा का मतलब होता है पैटर्न ऑफ लाइट। हमने एटम के अंदर मौजूद पैटर्न ऑफ लाइट को देखना है। सबसे पहली बात कि ये पैटर्न ऑफ लाइट एटम के अंदर किस तरह से होता है, ज़रा नोट कीजिएगा। आपने बात पढ़ी है ना कि जब भी हम किसी इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम को हम किसी पोटेंशियल की मदद से एक्साइट कर देते हैं ना, जब वो लोअर शेल से मूव कर जाता है उस पोटेंशियल की एनर्जी की वजह से टुवर्ड्स हायर शेल, तो फिर क्योंकि वो अनस्टेबल शेल है, वो कुछ देर के बाद ट्रांजिशनल एनर्जी डिफरेंस की वजह से दोबारा कहाँ पर आता है, ग्राउंड शेल की तरफ, तो कुछ एनर्जी को रिलीज़ करता है। हमने उस एनर्जी का आज पैटर्न डिस्कस करना है। वो जो रेज एमिट होती हैं, हमने उसका पैटर्न पढ़ना है। स्टूडेंट्स, इन सारों को पढ़ने के लिए वैसे तो एक प्रॉपर ब्रांच भी मौजूद है। हम उस ब्रांच को कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील विद द स्टडी ऑफ, हम बात करते हैं बेसिकली वेवलेंथ एंड इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशंस की। हम इसमें स्टूडेंट्स मेजर बात करते हैं वेवलेंथ की, और हम वेवलेंथ के साथ साथ बात करते हैं इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशंस की। वेवलेंथ एंड इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशंस। अब ज़रा नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स, अगर इस सारी बात को कि वेवलेंथ एंड इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, स्टूडेंट्स, अगर मैं इस सारी बात को एक लफ्ज़ में बयान करना चाहूँ ना, तो मैं सिंपल कह सकता हूँ स्पेक्ट्रा। और अगर तो ये वेवलेंथ और इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशंस एटम से एमिटेड हैं, तो हम इसे कहते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा। अब अगर मैं यहाँ से देखूँ ना स्टूडेंट्स, तो हम जनरली अगर स्पेक्ट्रोस्कोपी को फर्दर डील करें तो टोटल 3 किस्म की स्पेक्ट्रल टाइप्स को हम जानते हैं स्टूडेंट्स। एक को हम कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रा। वन टाइप इज लाइन स्पेक्ट्रा। अनदर स्पेक्ट्रल टाइप इज, हम कहते हैं एक और टाइप को बैंड स्पेक्ट्रा। अनदर टाइप इज स्टूडेंट्स बैंड स्पेक्ट्रा। जबकि बैंड स्पेक्ट्रा के साथ साथ एक और टाइप, अनदर टाइप इज कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा। हम इन 3 टाइप्स की बात करेंगे, लाइन स्पेक्ट्रा, बैंड स्पेक्ट्रा, और उसी के साथ साथ वी विल डिस्कस अबाउट कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा। सबसे पहली बात, लाइन स्पेक्ट्रा क्या होता है। नाम शो कर रहे हैं स्टूडेंट्स, अगर तो डिस्टिंक्ट फोटॉन्स एमिट हों, अगर डिस्क्रीट अलग अलग फोटॉन्स की एमिशन हो रही है,
कि हमारे पास सबसे पहले एक फोटोन जा रहा है, फिर उस एक फोटोन के बाद अनदर फोटोन, और फिर उस अनदर फोटोन के बाद अनदर फोटोन। अगर तो एमिशन इस तरह से हो रही है तो दिस इज़ कॉल्ड लाइन स्पेक्ट्रा। इसकी बेसिक टाइप क्या है हमारे पास? अगर तो एक एटम डी एक्साइट होता है तो एक सिंगुलर एटम की एमिशंस कुछ इस पैटर्न पे होती हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर एटॉमिक स्पेक्ट्रा की बात करूं कि एक सिंपल एटम है तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा लाइन स्पेक्ट्रा की फॉर्म में एमिशंस करता है। एटॉमिक स्पेक्ट्रा मींस हम यहाँ पे स्टूडेंट्स बात कर सकते हैं हीलियम की, नियॉन की, ठीक है, हीलियम, नियॉन। इसके साथ साथ हम बात कर सकते हैं आर्गॉन की, क्योंकि नोबल गैसेस हैं, एटॉमिक फॉर्म में पाई जाती हैं, तो फिर ये हमें एटॉमिक स्पेक्ट्रा देती हैं। अगर तो बैंड स्पेक्ट्रा की बात की जाए तो स्टूडेंट्स अ ग्रुप ऑफ फोटॉन्स एमिट होता है। ग्रुप ऑफ फोटॉन्स एमिट होता है। वो किस तरह से कि हमारे पास पहले एक ग्रुप एमिट होगा फोटॉन्स का, फिर कुछ गैप के बाद एक अनदर ग्रुप, ये हमारे पास एक ग्रुप आ गया स्टूडेंट्स, दिस इज़ अ ग्रुप ऑफ फोटॉन्स, ये एमिट होता है। फिर कुछ देर के बाद अनदर ग्रुप ऑफ फोटॉन्स, ये एमिट होता है स्टूडेंट्स। फिर कुछ देर के बाद ऐसा ही एक और ग्रुप ऑफ फोटॉन्स। अगर तो फोटॉन्स की एमिशन इस फॉर्म में हो रही हो तो डैट इज कॉल्ड बैंड स्पेक्ट्रा। अगर मैं एग्जांपल देखूँ कि प्रैक्टिकली ऐसा फोटॉन एमिशन किस केस में पॉसिबल है, तो स्टूडेंट्स अगर मॉलिक्यूल्स की बात की जाए ना, तो जब मॉलिक्यूल्स डी एक्साइट होते हैं तो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा बैंड स्पेक्ट्रा की फॉर्म में होता है। अब हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा की। नाम शो कर रहा है कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा का मतलब है कॉन्टिन्यूस एमिशन ऑफ फोटॉन, कि उनमें गैप नहीं आना चाहिए। किसी गैप के बगैर अगर फोटॉन्स एमिट होते रहेंगे स्टूडेंट्स तो डैट इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा। मतलब अगर यहाँ पर एक फोटॉन एमिट हो रहा है तो साथ ही दूसरा, उसके साथ ही तीसरा, उसके साथ ही चौथा, और ऐसे फोटॉन्स कॉन्टिन्यूसली जो जुड़ के एमिट होते रहें तो डैट इज़ बेसिकली कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा। स्टूडेंट्स अगर इसकी टाइप की बात की जाए या प्रैक्टिकली कौन सी बॉडी इतनी कैपेबल है कि इस तरह फोटॉन्स का एमिट कर सके, तो वो ब्लैक बॉडी होती है। ब्लैक बॉडी का जो एमिशन स्पेक्ट्रम होता है वो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा की फॉर्म में होता है। तो हमने देखा कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा में बेसिकली हम पढ़ेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी को, कि किसी भी जब हम एटम की डी एक्साइटेशन की बात करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन किसी हायर शेल से ट्रांजिशन करता है लोअर शेल की तरफ, तो इस केस में उसकी फोटॉन एमिशन किस तरह से पॉसिबल है। फिर हमने देखा कि ये एमिशंस 3 पैटर्न में पॉसिबल होती हैं, या तो लाइन स्पेक्ट्रा होता है, या बैंड स्पेक्ट्रा होता है, या फिर होता है कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा। स्टूडेंट्स अगर फर्दर देखा जाए ना, तो एक हाइड्रोजन अगर एटम की बात की जाए, अगर स्टूडेंट्स हाइड्रोजन की बात की जाए ना, तो हाइड्रोजन में से इनफाइनाइट लाइंस निकल सकती हैं, लेकिन वो इनफाइनाइट लाइंस किस तरह की होती हैं? वो 4 पैटर्न की फॉर्म में, वो 4 कलर्स की फॉर्म में होती हैं हमारे पास। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो आपके इंटरमीडिएट पीटीबी की 2nd पेज पर इस चैप्टर के यहाँ डायग्राम बनाई गई है, जहाँ पर हाइड्रोजन से एमिशन हो रही है जो 4 कलर्स की फॉर्म में है। स्टूडेंट्स हमारे पास जो यहाँ पे 4 रंग स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं, ये असल में होते हैं रेड, ब्लू ग्रीन, ब्लू और वॉयलेट। जब हम हाइड्रोजन से निकलने वाले स्पेक्ट्रा को, पैटर्न को प्रिज्म में से पास करते हैं ना, तो वो इन चार कलर्स में डिवाइड हो जाता है। तो हमने देखा कि हर एलिमेंट का एक अपना अपना ख़ास स्पेक्ट्रा होता है, एक अपना अपना पैटर्न होता है एमिशन का। स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे फर्दर।
वैसे तो हमने डायरेक्ट डिस्कस करना था स्पेक्ट्रल सीरीज़ को, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमारे लिए बहुत बेहतर है कि हम बोहर्स के पोस्टुलेट्स में से पास करके फिर हम बात करें स्पेक्ट्रल सीरीज़ की। तो ज़रा नोट कीजिएगा, अगर सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूँ बोहर के पोस्टुलेट के मुतालिक और फिर हम उसमें से बात करें स्पेक्ट्रल सीरीज़ में, तो हमारा टॉपिक इजीली कंप्लीट हो सकता है और हमें ज़्यादा अच्छी समझ भी आ जाएगी। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं बोहर्स एटॉमिक मॉडल की। ज़रा नोट कीजिएगा, अगर मैं बोहर के मॉडल की बात करता हूँ तो इसके 3 पोस्टुलेट हैं। अगर तो फर्स्ट पोस्टुलेट की बात की जाती है तो फर्स्ट पोस्टुलेट सिंपल कहता है कि इलेक्ट्रॉन एक एटम के अराउंड रिवॉल्व करता रहेगा, ऐसे रिवॉल्व करता रहेगा विदाउट एमिटिंग एनी रेडिएशंस, किसी भी रेडिएशंस को एमिट किए बगैर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन एटम के अराउंड रोटेट कर सकता है। सेकंड पोस्टुलेट ये था कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन शेल्स में रोटेट करेगा, सिर्फ उन परमिसिबल शेल्स में रोटेट कर सकता है जहाँ पे इसका एंगुलर मोमेंटम, जिसको हम MVR भी कहते हैं, ये n/2 पाई टाइम्स ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट होगा, जहाँ पर एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इसका इंटीग्रल बाय 2 पाई टाइम्स ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट आएगा, वहीं पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है। जबकि थर्ड पोस्टुलेट ये था कि अगर तो कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी हायर शेल से मूव करे लोअर शेल की तरफ, जैसे फर्ज कर लीजिए कि दिस इज़ N शेल, दिस इज़ P शेल, तो लाजमन सी बात है जो एनर्जी N शेल की होगी वो EN होगी, जो एनर्जी P शेल की होगी वो EP होगी। और अगर इलेक्ट्रॉन मूव करता है N शेल से P शेल की तरफ, तो इस एमिशन, इस ट्रांजिशन की वजह से एक फोटोन इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा। ये जो फोटोन यहाँ पे स्टूडेंट्स एमिट हो रहा है, इस फोटोन की एनर्जी इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ एनर्जीज ऑफ द शेल्स। जहाँ से इलेक्ट्रॉन जिसमें चला गया, EN एनर्जी ज़्यादा थी तो हमने यहाँ से इस तरफ को मूव करवाया, तो उसी लिहाज से फिर फोटोन भी एमिट हुआ। अब ज़रा नोट कीजिएगा, हम लोगों ने ये बात डिस्कस की होती है कि अगर तो एनर्जी की बात की जाए तो EN इज़ इक्वल टू -E0/n²। स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला आपने डिटेल्ड पढ़ी होती है अपने FSC के अंदर, और यहाँ पर जो E0 है ना स्टूडेंट्स, इस E0 की प्रॉपर वैल्यू होती है, इस E0 की वैल्यू होती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप ज़रा नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स, अगर मैं इस फॉर्मूला थोड़ा सा ओपन करना चाहूँ तो ये कुछ यूँ बन सकता है, hc/λ इज इक्वल टू -E0/n² -E0/p²। तो मेरे पास क्या ये कुछ इस फॉर्म में नहीं आ जाएगा कि hc/λ इज इक्वल टू E0/p² -E0/n²। हम जिसे यूं भी लिख सकते हैं E0 1/p² -1/n²। अगर मैं इसको यूं लिखूं 1/λ इज इक्वल टू E0/hc और साथ आ गया 1/p² -1/n²।
स्टूडेंट्स अगर फर्दर देखें हम यहाँ से तो 1/λ इक्वल आ जाता है E0/hc और साथ आ गया 1/p² माइनस 1/n²। अब ज़रा नोट कीजिएगा ये जो E0 है ना ये भी एक कांस्टेंट है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो H है प्लांक कांस्टेंट है। स्टूडेंट्स यहाँ पे E0 भी कांस्टेंट है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, H प्लांक कांस्टेंट है, C स्पीड ऑफ लाइट है। जब हम इन तीन कांस्टेंट्स के फैक्टर को देखेंगे तो हम इसको सिंपल यूं भी कह सकते हैं कि E0/hc is equal to RH. This RH is actually Rydberg constant स्टूडेंट्स। हम इसको रिडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं जबकि इसकी वैल्यू है 1.0974 क्रॉस 10⁻7 पर मीटर। तो अगर हम इस E0/hc की जगह पे कुछ यूँ लिखें कि RH 1/p² माइनस 1/n² तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है। और जनरल अगर देखें तो ये पूरा फार्मूला कुछ ऐसे लिखा जा सकता है कि 1/λ इज इक्वल टू दिस एंड दिस। अब ये जो 1/λ स्टूडेंट्स, दिस 1/λ हमने ये बात तो मान ली ना कि दिस 1/λ इज एक्चुअली रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, पर असल में इसका नाम क्या है भला? सो दिस 1/λ इज एक्चुअली कॉल्ड वेव नंबर। हम इसको वेव नंबर कहते हैं। और स्टूडेंट्स ये वो बेसिक फार्मूला है जो थर्ड पोस्टुलेट ऑफ बोहर से निकलता है, जिसमें आपने बात की स्पेक्ट्रल सीरीज की। अब नोट कीजिएगा ज़रा, अगर हम स्पेक्ट्रल सीरीज की बात करते हैं तो टोटल हम डिस्कस करेंगे 5 स्पेक्ट्रल सीरीज को। वो 5 कौन कौन सी हैं भला? अगर फर्स्ट सीरीज की बात की जाए तो उसका नाम है लाइमन। अगर सेकंड सीरीज की बात की जाए तो डैट इज़ बाल्मर। थर्ड की बात की जाए तो पास्चन। फोर्थ की बात की जाए तो ब्रैकेट। और अगर यहाँ पर बात की जाए स्टूडेंट फिफ्थ की तो डैट इज़ फंड। ये टोटल हमारे पास 5 स्पेक्ट्रल सीरीज़ हैं जिनको अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ज़रा नाम नोट कीजिएगा कि हमने कहा फर्स्ट लाइमन है, लेकिन मज़े की बात ये है कि सबसे पहले जो सीरीज़ मंजर आम पे आई थी वो लाइमन नहीं थी। सबसे पहले जब कॉन्सेप्ट आया था सीरीज़ का तो फर्स्ट सीरीज़ वाज एक्चुअली बाल्मर। इसके बाद आई लाइमन, फिर पास्चन, ब्रैकेट और फंड। लेकिन क्योंकि लाइमन डील करता है फर्स्ट शेल के साथ, तभी हम सबसे पहले लाइमन को लिखते हैं। अब ज़रा नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स, अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर शेल से ट्रांजिशन करता है लोअर शेल, और लोअर शेल्स में से मुराद है अगर इलेक्ट्रॉन स्पेसिफिकली फर्स्ट शेल में रिजाइड करता है ट्रांजिशन करके, तो देन वो जो फोटोन जो एनर्जी एमिट करेगा उसका वेव नंबर, या फिर हम वेव नंबर से उसकी वेवलेंथ निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइमन सीरीज। ज़रा नोट कीजिएगा, अगर मैं ये कह दूं कि P इज इक्वल टू 1, मतलब फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन आ जाए, फर्स्ट से हायर शेल से। अच्छा, अब ज़रा फर्स्ट से हायर कौन से हो सकते हैं? फर्स्ट से हायर शेल तो सेकंड भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है, फोर्थ भी हो सकता है, फिफ्थ भी हो सकता है, एंड सो ऑन। और अगर मैं इस P और N की वैल्यू को स्टूडेंट्स इस फॉर्म में पुट करूं तो रिलेशन कुछ ऐसा बन जाता है कि 1/λ इज इक्वल टू RH 1/1² माइनस 1/2² अगर सेकेंड शेल से आए, या 3² अगर थर्ड शेल से आए, या 4²। तो जनरली मैं यहाँ पे
किसी शेल नंबर की बजाय लिख सकता हूँ 1/n², किसी भी हायर शेल से आ सकता है। अब अगर मैं बाल्मर सीरीज की बात करूँ स्टूडेंट्स, तो ज़रा नोट कीजिएगा कि बाल्मर सीरीज हमारे लिए तब हेल्पफुल होगी अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर शेल से ट्रांजिशन करे सेकंड शेल में। तो अगर तो ट्रांजिशन सेकंड शेल में हो रही है तो P2 हो गया, जबकि हायर शेल देन सेकंड शेल कैन बी थर्ड शेल, इट कैन बी फोर्थ शेल, फिफ्थ शेल, सिक्स्थ शेल एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करूँ वेव नंबर का, तो ये आ जाता है 1/λ इज इक्वल टू RH, यहाँ पर आ जाएगा 1/2² माइनस 1/n²। अगर तो हम स्टूडेंट्स बात करते हैं पास्ट टर्न की, तो नोट कीजिएगा इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर शेल से ट्रांजिशन करे थर्ड शेल में। अब थर्ड से हायर शेल कौन सा हो सकता है? इट कैन बी फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सो ऑन। और जो फार्मूला इस केस में जनरेट होगा दैट इज़ 1/λ इज इक्वल टू RH, यहाँ पर आ गया 1/3² माइनस साथ आ जाएगा 1/n²। और अगर साथ ही स्टूडेंट्स हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन थर्ड की बजाय किसी भी हायर शेल से फोर्थ शेल में रिजाइड करे और n होगा फोर्थ से हायर शेल, इट कैन बी फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ एंड सो ऑन। तो फार्मूला ऑफ ब्रैकेट सीरीज विल बी 1/λ इज इक्वल टू RH। स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाएगा 1/4² माइनस 1/n²। और अगर हम बात करते हैं लास्ट पे स्टूडेंट्स फंड सीरीज की, तो ज़रा नोट कीजिएगा। फंड मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर शेल से फिफ्थ शेल में आके रिजाइड करे। हायर देन फिफ्थ अगर बात की जाए तो ये 6, 7, 8 शेल हो सकते हैं। और स्टूडेंट्स यहाँ पे जो 1/λ है इट इज़ इक्वल टू RH 1/5² माइनस 1/n²। स्टूडेंट्स ये है हमारी स्पेक्ट्रल सीरीज। लेकिन बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। अब ना आपने अपने टेक्स्ट बुक के अंदर ये बात पढ़ी कि वहाँ पे लिखा हुआ था कि अगर तो लाइमन सीरीज को फॉलो करेंगे ना, अगर हम ऐसे इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं जो किसी हायर शेल से फर्स्ट शेल में आ गया, तो अब की बात जो फोटोन एमिट होगा ना, इट विल बी इन अल्ट्रा वायलेट रीजन। अगर तो हम बात करते हैं बाल्मर सीरीज की कि इलेक्ट्रॉन सेकेंड शेल में आ जाए किसी हायर शेल से, तो अब जब वो फोटोन की एमिशन करेगा तो दैट फोटोन विल बी इन विजिबल रीजन। अगर हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर शेल से थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ में आ जाए, तो स्टूडेंट्स इन तीनों में जो फोटॉन्स एमिट होंगे दोज विल बी इन इंफ्रारेड रीजन। अब ये क्या बात हम ऐसे ही मान लेंगे? क्या हम ऐसे जनरली कह देंगे कि हाँ ठीक है, अगर लिखा हुआ तो ये बात बिल्कुल ठीक होगी? स्टूडेंट्स अब हम ये बात एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन से देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है, और साथ ही हम इस थोड़ी सी सीरीज को थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे और हम इसको पढ़ेंगे ब्रॉड विजन के साथ। ज़रा नोट कीजिएगा कि अब हम उन्हीं स्पेक्ट्रल सीरीज को थोड़ा सा ब्रॉड सेंस में डिस्कस करेंगे ताकि आपको आइडिया हो कि MDCAT में MCQs किस किस तरह से आ सकते हैं। ज़रा नोट कीजिएगा, हमने बात की थी 5 सीरीज़ की, उनके मैं नाम यहाँ पर लिख रहा हूँ। हमने बात की थी लाइमन, फिर हमने बात की थी बाल्मर, इसके साथ बात की थी पास्चन, पास्चन के साथ ब्रैकेट, जबकि ब्रैकेट के साथ डिस्कस किया था फंड को। कई जगहों पे इसको पी फंड भी पढ़ते हैं, तो वो एक ही केस है, उसमें कितना इशू नहीं है। अगर लाइमन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट शेल में आना चाहिए। बाल्मर की बात करेंगे तो सेकंड शेल, पास्चन की बात करेंगे तो थर्ड शेल, ब्रैकेट की बात की तो फोर्थ शेल, फंड की बात करेंगे तो फिफ्थ शेल। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा?
लाइमन में उनके फर्स्ट में आना है, सो फर्स्ट हमने पढ़ा कि फर्स्ट से हायर 2 भी हो सकता है, 3 भी, 4 भी एंड सो ऑन। 2 से हायर 3 है, 4 है, 5th है एंड सो ऑन। 3 से हायर 4th, 5th, 6th एंड सो ऑन। 4 से हायर 5th, 6th, 7th एंड सो ऑन। 5th से हायर 6th, 7th, 8th एंड सो ऑन। और अगर हम बात करें, अगर यहाँ पे स्टूडेंट्स फार्मूला की, अगर हम यहाँ पे स्टूडेंट्स फार्मूला की बात करते हैं तो ज़रा नोट कीजिएगा। हमारे पास जो फार्मूला पहले बनेगा, डैट इज़ 1 बाय लेमडा इज़ इक्वल टू आर एच 1 ओवर 1 स्क्वेयर माइनस 1 ओवर एन स्क्वेयर। अगर यहाँ बात करेंगे तो 1 बाय लेमडा इज़ इक्वल टू आर एच 1 ओवर 2 स्क्वेयर माइनस 1 ओवर एन स्क्वेयर। स्टूडेंट्स अगर बात करते हैं पास्चन की तो 1 बाय लेमडा इज इक्वल टू आर एच 1 ओवर 3 स्क्वेयर माइनस 1 ओवर एन स्क्वेयर। अगर यहीं पर बात की जाती है ब्रैकेट की तो 1 बाय लेमडा इज इक्वल टू आर एच 1 ओवर 4 स्क्वेयर माइनस 1 ओवर एन स्क्वेयर। और अगर हम बात करते हैं फिफ्थ की तो 1 बाय लेमडा इज इक्वल टू आर एच 1 ओवर 5 स्क्वेयर माइनस 1 ओवर एन स्क्वेयर। हमारे पास ये फार्मूलाज आ गए रिस्पेक्टिव इन सीरीज के। अब आ गई इम्पॉर्टेंट बात, ज़रा नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स। ये हमारे पास है फर्स्ट शेल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ और इन्फिनिटी। अब इलेक्ट्रॉन ने हायर शेल से फर्स्ट में ट्रांजिशन करनी है, तो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट में कहाँ से आ सकता है? सबसे पहले तो ये देखें, फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन आ सकता है कहाँ से? इन्फिनिटी से भी। फर्ज कर लीजिए इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से स्टूडेंट्स फर्स्ट शेल की तरफ आ रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉन आ गया इनफाइनाइट से फर्स्ट शेल में। अच्छा, इसके अलावा कहाँ से आ सकता है? सेवंथ से भी आ सकता है। स्टूडेंट्स ये आ गया हमारे पास सेवंथ शेल से, ये आ रहा है स्टूडेंट्स सेवंथ शेल से फर्स्ट शेल में। और कहाँ से पॉसिबल है स्टूडेंट्स? ये सिक्स से भी आ सकता है। दिस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सिक्स भी तो 1 के लिहाज से तो स्टूडेंट हायर शेल ही था ना, ये 6 से भी आ गया फर्स्ट शेल में। अच्छा, उसके अलावा फिफ्थ से भी आ सकता है स्टूडेंट्स। यहाँ पे ये नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स, ये आ गया फिफ्थ शेल से फर्स्ट शेल में। अब फर्दर नोट कीजिएगा और किस शेल से आ सकता है? फोर्थ से भी आ सकता है स्टूडेंट्स। ये आ गया फोर्थ शेल से स्टूडेंट्स, किस में? फर्स्ट शेल में। फिर थर्ड से भी आ सकता है, थर्ड शेल से आ गया स्टूडेंट यहाँ पे ये फर्स्ट शेल में। और सेकंड से भी आ सकता है, ये सेकंड से आ गया फर्स्ट शेल में। देखें ना, लाइमन सीरीज के मुताबिक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में तो किसी भी हायर शेल से आ सकता था, तो मैंने वो सारे ड्रॉ कर दी। अच्छा, अगर फर्स्ट में ना आता, अगर हम बाल्मर की बात करते, अगर सेकंड शेल में आता तो फिर भला कहाँ कहाँ से पॉसिबल था? ज़रा नोट कीजिएगा। सेकंड शेल में आने के लिए इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से आ सकता है। ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास आ रहा है इन्फिनिटी शेल से, या सिंपल हम कहते हैं कि इन्फिनिटी से।
इन्फिनिटी से आ रहा है सेकेंड शेल में, फिर सेवंथ शेल से आ सकता है। ये हमारे पास स्टूडेंट्स आ गया सेवंथ शेल से सेकेंड शेल में। अब नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स, ये आ गया सिक्स्थ शेल से सेकेंड शेल में, ये सिक्स से सेकेंड में आ गया स्टूडेंट्स। फर्दर नोट कीजिएगा, ये फिफ्थ से आ रहा है, फिफ्थ से आ गया सेकेंड शेल में। ये फर्दर फोर से आ रहा है स्टूडेंट्स, फोर्थ भी हायर शेल था, सेकेंड के मुकाबले में फोर्थ से सेकेंड में आ गया। अब देखें ये आ रहा है थर्ड शेल से सेकेंड शेल में, तो ये हमारे पास हायर शेल से किस में आ गया, सेकेंड में आ गया। अब अगर थर्ड में आता तो कैसे आता, नोट कीजिएगा। थर्ड में आ सकता है फर्दर इन्फिनिटी से पहले, ये इन्फिनिटी से आ गया थर्ड शेल में। अच्छा, सेवंथ से भी तो आ सकता था, ये सेवंथ शेल से आ गया, सेवंथ शेल से आ गया थर्ड में। ये पॉसिबिलिटी थर्ड शेल में आने की तो सिक्स्थ से भी थी, सिक्स्थ शेल से आ गया थर्ड में। स्टूडेंट्स यही पॉसिबिलिटी तो फिफ्थ से भी थी, फिफ्थ से भी आ गया थर्ड में, और ये फोर्थ से भी स्टूडेंट्स किस में आ गया, थर्ड शेल में आ गया। आपने नोट किया कि हमने जो अवेलेबल हमने यहाँ पे लिखे थे हायर शेल्स, उन सब से इलेक्ट्रॉन थर्ड में आ सकता है। फिर हम बात करते हैं इसी तर्ज में फोर्थ की। फोर्थ में कहाँ से आ जाएगा, इन्फिनिटी से, ये इन्फिनिटी से आ गया, इन्फिनिटी से ये फोर्थ में आ गया। अगर यहाँ से ना आता स्टूडेंट्स तो सेवन से आ जाता, ये सेवन से आ गया। अगर यहाँ से ना आता सिक्स से आ जाता, सिक्स से आ गया। यहाँ से ना आता तो फिफ्थ से पॉसिबिलिटी थी। ये मेरे पास आ रहा है फोर्थ शेल में इलेक्ट्रॉन, यही सेम केस फिफ्थ का पॉसिबल भी था। जैसे यहाँ पे देखें, फिफ्थ में इन्फिनिटी से आ सकता था, सेवन से आ सकता था, या सिक्स से भी आ सकता था। अच्छा, मतलब क्या है इन सारों को ड्रॉ करने का, ये समझ नहीं आ रहा कि इन सब का लिंक इसके साथ कैसे है। ज़रा नोट कीजिएगा। फर्स्ट शेल हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा कि En इज इक्वल टू -13.6 बाय n स्क्वेयर, जबकि ये गिवन है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। फर्स्ट शेल की बात की, n हो गया 1, -13.6 बाय 1, तो स्टूडेंट्स एनर्जी ऑफ दिस फर्स्ट शेल इज -13.6। सेकेंड 2 स्क्वायर 4 होता है, डिवाइड किया -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 3 स्क्वायर 9 होता है, डिवाइड किया -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 4 स्क्वायर 16, डिवाइड किया -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 5 स्क्वायर 25, डिवाइड किया -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 6 स्क्वायर 36, डिवाइड किया -0.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 7 स्क्वायर 49, 13.6 बाय 49 is -0.28 electron volt. 13.6 by infinity is 0 electron volt. अब ज़रा नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स, जब इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से फर्स्ट शेल में आ रहा है, यानी यहाँ से लेके मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, तो हमने ये बात पढ़ी थी ना, हमने ये बात डिस्कस की थी कि जो HF होता है ना, दैट इज़ एक्चुअली इक्वल टू En
माइनस ई पी होता है। ज़रा नोट कीजिएगा, ई एन जहाँ से आ रहा है 0 माइनस 13.6, तो फोटोन जो एमिट हुआ उसकी एनर्जी भला क्या थी इस केस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, अगर तो ये आ रहा होता 7th शेल से, 13.6 माइनस 28.28 कर लें तो कितना बनता 13.32। ये है 13.32 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 13.6 में से 0.38 को निकाल दें क्योंकि अब 6th शेल से आ रहा था, तो क्या बचा 13.22 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा चलें 5th से आ रहा है, 13.6 में से 0.54 निकाल दें, क्या बचा 13.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन एमिट होगा। चलें 4th से आ रहा है, 13.6 में से 0.85 निकाल दें, क्या बचा 12.75 इलेक्ट्रॉन का फोटोन एमिट होगा। चलें 3rd शेल से आ रहा है, 13.6 में से 1.51 निकाल दें, हमारे पास 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का फोटोन एमिट हो रहा है। चलिए 2nd शेल से आ रहा है, 13.6 में से 3.4 निकाल दें, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन एमिट होगा। क्या किसी और भी करीबी शेल से आ सकता है? 2 से ज़्यादा पास तो कोई नहीं है ना। मतलब अगर फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आए तो सारी एनर्जी चेक करें, सबसे कम भला कौन सी है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ऐसा फोटोन जिसकी एनर्जी 10.2 है, 10.2 से 13.6 तक सारे फोटॉन्स एमिट होते हैं जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में आता है किसी भी हायर शेल से। तो ये एनर्जी किस फोटोन की होती है स्टूडेंट्स? ये एनर्जी होती है अल्ट्रा वायलेट फोटोन की। तो आपने ऐसे ही नहीं कह दिया, बुक में ऐसे ही नहीं लिखा हुआ कि जब इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर शेल से फर्स्ट शेल में आएगा तो लाइमन सीरीज ओबे होगी और निकलने वाला फोटोन अल्ट्रा वायलेट होगा। अल्ट्रा वायलेट क्यों होगा? क्योंकि जो उसकी एनर्जी है ना वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में है। E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, एच कॉन्स्टेंट सी कॉन्स्टेंट, लैम्डा निकाल के देखें, जो आपको वेवलेंथ मिलेगी ना वो भी अल्ट्रा वायलेट की वेवलेंथ होगी। चले सेकंड शेल में बात कर लेते हैं। सेकंड में कहाँ से आ रहा था? इन्फिनिटी से आ रहा था। 3.4 माइनस 0, हमें यहाँ पे क्या मिला भला? हमें यहाँ पे गेन हुआ 3.4 ही। चलें 7 शेल से देखें, 3.4 से 0.28 निकाल दें, क्या बना 3.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलें 0.38 निकाल दें, 3.4 से 3.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलें 3.4 से ना 0.54 निकाल दें, 0.54 हमने निकाल दिया, क्या बचा 2.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 3.4 से 0.85 ही निकाल दें, क्या बचा 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 3.4 में से 1.51 निकाल दें, 1.51 निकाल दें, क्या बचा 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और तो कोई इससे हायर नहीं रह गया ना। अगर बाल्मर सीरीज में को ओबे करना है, अगर सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो थर्ड या इससे हायर शेल से आएगा ना। ये है एनर्जी पैटर्न 1.89 से लेके 3.4 तक। ये एनर्जी पैटर्न किस रीजन का है? ये एनर्जी पैटर्न है विजिबल रीजन का। तो तभी तो आपने कहा कि अगर तो इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में आता है किसी भी हायर शेल से तो विजिबल फोटोन एमिट होता है। तो ये विजिबल रीजन है। E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा में कोई एनर्जी पुट करें, कोई एनर्जी पुट करके आप लैम्डा निकाल लें तो वो आएगी 400 से लेके 700 नैनोमीटर के दरमियान में। इसका मतलब वाला क्या है कि हम विजिबल रीजन को फॉलो कर रहे हैं।
अब हम बात करते हैं थर्ड शेल की, क्योंकि जो पैटर्न थर्ड शेल का है ना वही थर्ड से ऊपर सारे साल का पैटर्न वही होगा। हम थर्ड की बात कर लेते हैं। 1.51 में से 0 निकाल दें। हमने कहा 1.51 माइनस 0 बन गया 1.51, सेम आ गया। 1.51 माइनस 0.28 निकाल दें, कितना बन गया 1.27। 1.51 माइनस 0.38 निकाल दें, कितना बन गया 1. अच्छा हमने 0.28 निकालना था स्टूडेंट्स, यहां पर आ जाएगा 1.23। हमने निकाला 0.38 तो आ गया 1.13। 1.51 में से 0.54 निकाल दें स्टूडेंट्स, ये आ गया 0.97। 1.51 में से 0.85 निकाल दें, ये आ गया 0.66। अच्छा ज़रा आप ना इससे आगे भी जाके देखें। 0.85 में से 0 निकाला स्टूडेंट्स, ये आ गया 0.85 ही। 0.85 में से 0.28 निकाल दिया, हमें यहाँ भला क्या बचा, ये बचा 0.67। 0.38 निकाल दें 0.85 में से, ये बचा 0.57। 0.85 में से 0.54 ही निकाल दें, ये बचा 0.31। बाकी का भी ऐसे ही हिसाब होगा। आप नोट करें सारी 1.51 से नीचे, थर्ड शेल की भी, फोर्थ शेल की भी, फिफ्थ शेल की भी ऐसे ही होगा। तो ये फिर सारे किस में लाई करते हैं भला, ये सारे लाई करते हैं इंफ्रारेड और इंफ्रारेड रीजन के अंदर। तो बड़ी सिंपल सी बात स्टूडेंट्स, आपने ना जनरल बातें जो आपने याद की होती है ना, उनके पीछे एक प्रॉपर लॉजिक होता है, उनके पीछे एक पूरा एनर्जी सिस्टम होता है जो वर्क करता है। हम तभी कहते हैं कि ये इन शेल से आएगा, उसका ये वाला पैटर्न होगा। अब ज़रा आप एक और चीज़ नोट कीजिएगा, मैं कहता हूँ सबसे कम वेवलेंथ किसकी होगी। आपको ये बात पता है कि एनर्जी और वेवलेंथ का इन्वर्स लिंक होता है। जब मैंने सबसे कम वेवलेंथ की बात की है ना, मतलब सबसे ज़्यादा एनर्जी की बात हो रही है। तो किसी भी एक शेल को पकड़ें, उसमें पैटर्न चेक कर लें, वो अप्लाई सब पे होता होगा। आप पहले शेल की बात कर लें, फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, हर शेल से आ सकता था। आप देखिएगा कि फर्स्ट शेल में आने वाले तमाम इलेक्ट्रॉन्स में से सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी है भला, 10.2, 12, 12.75, 13.06 या 13.6। सबसे ज़्यादा 13.6 है। इसका मतलब भला क्या हुआ कि जब आपने बात की ना कि वेवलेंथ को मिनिमम होना चाहिए, तो इसका मतलब है कि एनर्जी को मैक्सिमम होना चाहिए। और एनर्जी मैक्सिमम स्टूडेंट्स तब होती है जब इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से आता है। इसका मतलब है कि जैसे ही आपने कहा कि लैम्डा मिनिमम, तो हमने जो एन पुट करना है ना फार्मूला में, वो कौन सा पुट करना है, इन्फिनिटी। क्योंकि एनर्जी मैक्सिमम होगी ही तब जब इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से आएगा। तो आपने अब करना क्या, यहां पर एन की जगह इन्फिनिटी पुट करते रहे। इधर इन्फिनिटी पुट किया, 1/λ इज इक्वल टू आर एच इंटू 1/1, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर रेसिप्रोकल लेंगे, फिर आंसर आएगा। हमारे पास इतना वक्त ना वहां पे नहीं होता, हमने सिंपल एक शॉर्टकट याद किया, लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू p²/r, पुट किया, आंसर आ गया। लाइमन सीरीज में p क्या होता है, 1 होता है, तो फिर आंसर भला क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स इस केस में, 1/r। बालमर में p क्या होता है, 2 होता है, 2², 4/r। पास्टन में p क्या होता है, 3 होता है, 3², 9/r। ब्रैकेट में p क्या होता है, 4 होता है, 4², 16/r। फंड में p क्या होता है, 5 होता है स्टूडेंट्स, 5², 25/r। ठीक है, ये आ गए हमारे पास लैम्डा मिनिमम। अच्छा अब ना हम बात करते हैं मैक्सिमम की। मैक्सिमम का मतलब ये है, अगर तो लैम्डा मैक्सिमम है, इट मीन्स कि जो एनर्जी है ना, एनर्जी को मिनिमम होना चाहिए।
एनर्जी पर सबसे कम भला कब है? जब इलेक्ट्रॉन सबसे करीबी शेल से आया है। फर्स्ट शेल में आने वाले तमाम इलेक्ट्रॉन्स में से सबसे कम एनर्जी का फोटोन उस इलेक्ट्रॉन ने एमिट किया जो सबसे करीबी शेल से आ रहा था, सेकंड से। थर्ड शेल में आने वाले, या सेकंड शेल की बात करते हैं, सेकंड शेल में आने वाले तमाम इलेक्ट्रॉन्स में से सबसे कम एनर्जी का फोटोन उसने एमिट किया जो सबसे करीबी थर्ड शेल से आ रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने लैम्डा मैक्सिमम की बात करनी है तो फिर इलेक्ट्रॉन P से एक ज़्यादा सबसे करीबी शेल से आना चाहिए। और इसका भी हमारे पास एक शॉर्टकट है कि देखें ना कितना मुश्किल हो जाएगा। 1 से एक ज़्यादा 2, हमने यहाँ पे स्क्वायर लिया, 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, फिर उसका एलसीएम लिया, फिर हमारे पास इतना काम तो पॉसिबल नहीं है। हमने बड़ी सिंपल सी हमने एक शॉर्टकट याद कर लिया। हमने कहा लैम्डा मैक्सिमम इज इक्वल टू n स्क्वायर p स्क्वायर n स्क्वायर माइनस p स्क्वायर इंटू r। इसको फॉलो किया हमने, फौरी यहाँ पे आंसर्स कैलकुलेट कर ली। लाइमन में p क्या था? 1, तो n एक ज़्यादा होगा 2, 2 स्क्वायर क्या होता है? 4, 1 स्क्वायर क्या होता है? 1, ऊपर आ गया 4 इंटू 1, तो ये आंसर भला क्या आया? 4, नीचे आया 4 माइनस 1 3 और 7 r। अच्छा, बाल्मर में ना P2 था तो n एक ज़्यादा 3 होगा। 3 स्क्वायर क्या होता है? 9, 2 स्क्वायर क्या होता है? 4, ऊपर 9 इंटू 4 36, 9 माइनस 4 5 और 7 r। पास्टन में P क्या है? 3, n एक ज़्यादा होगा ना 4, 4 स्क्वायर क्या होता है? 16, 3 स्क्वायर क्या होता है? 9, 16 मल्टीप्लाई 9 144, 16 माइनस 9 7, साथ में r, ये r h है। ब्रैकेट में P4 था, n एक ज़्यादा 5, 5 स्क्वायर क्या होता है? 25, 4 स्क्वायर क्या होता है? 16, 25 मल्टीप्लाई 16 400, 25 माइनस 16 9, साथ में r। 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 36 टाइम्स 25 900। उसके बाद 36 माइनस 25 11 और साथ में r। तो कितना आसानी हो गया। हमने लैम्डा मिनिमम भी निकाल ली, मैक्सिमम भी निकाल ली, शॉर्टकट्स भी याद कर लिए, साथ हमने एनर्जी की डायग्रामें पढ़ ली, और एक लास्ट बात हमारी रह गई है भला। वो भला क्या है? जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है हायर शेल से लो की तरफ तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी होनी चाहिए? ज़रा नोट कीजिएगा। अगर तो इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर शेल से फर्स्ट शेल में आ जाता है, अगर किसी भी आ रहा है हायर से, थर्ड से, सेकंड से, फोर्थ से, फिफ्थ से, सेवन से, फर्स्ट शेल में आ रहा है, आप एक सिंपल सा फार्मूला यूज करें कि नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 बाय 2। और अगर वो फर्स्ट में नहीं आ रहा, लोअर में रहा है लेकिन वो फर्स्ट नहीं है, जैसे 7 से थर्ड में आ रहा है, तो थर्ड लोअर ही है, लोअर शेल है एज कम्पेयर टू 7th शेल, लेकिन ग्राउंड तो नहीं है, फर्स्ट तो नहीं है। 6th से सेकंड में आ रहा है, 5th से 4th में आ रहा है। अगर तो किसी भी हायर शेल से लोअर शेल में आ रहा है, लेकिन वो लोअर शेल भी ग्राउंड नहीं है, दैट इज नॉट ग्राउंड। यहाँ पे जो N1 है वो फर्स्ट शेल नहीं है, तो फिर फार्मूला क्या बनता है? नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इज इक्वल टू N2 माइनस N1, N2 माइनस N1 प्लस 1 बाय 2। स्टूडेंट्स, ये यूनिवर्सल फार्मूला है, इसे आप ना हर जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वैलिड इस केस में भी होता है, अगर फर्स्ट में आ रहा है ना,
इवेल्यूएट तब भी होगा, लेकिन इसकी निस्बत ये ज़्यादा आसान है। तो मैंने तभी यहाँ मेंशन कर दिया कि अगर N1 1 ना हो तो इसको आप तभी इस्तेमाल करें, अगर होगा चल तब भी जाएगा, लेकिन बेहतर यह है कि इसको आप तभी यूज़ करें जब वो किसी और शेल में आ रहा हो। 1 के लिए इतने लंबे इस्तेमाल करें, बेहतर ये है कि आप इस शॉर्ट को इस्तेमाल करें, ये ज़्यादा हेल्प देगा हमें। जैसे हमने स्टूडेंट्स आज देखा कि जैसे आप अपने इंटरमीडिएट के अंदर सिर्फ और सिर्फ वेवलेंथ के साथ कंसर्न रखते थे स्पेक्ट्रल सीरीज़ में, हमने आज उस वेवलेंथ के साथ साथ वेव नंबर को भी डिस्कस किया। हमने ये भी डिस्कस किया कि इसका ओरिजिन क्या है, हमने ये भी डिस्कस किया कि इन शेल्स की ट्रांजिशन की वजह से जो एनर्जी का डिफरेंस है वो कितना कितना है और किस तरह से एनर्जी एमिट होती है। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ आ गया होगा, लेकिन इन केस ऑफ एनी क्वेरी काइंडली कमेंट कीजिएगा ताकि हम आपको प्रॉपर गाइड कर सकें। अपना ख्याल रखिएगा, शुक्रिया।